अभी तक का ऐसा देखने में आया है कि कोविड पेशेंट्स को सबसे पहले जो सिम्टम आ रहे हैं, या तो उनको 2-3 दिन से कमजोरी का एहसास हो रहा है, और उसके अलावा उनको फीवर आ रहा है, जो कि माइल्ड फीवर से पहले स्टार्ट होता है 99 के आसपास। तो अधिकतर जो गलती हम लोग करते हैं वो कृपया आप लोग ना करें कि 99 या 100 फीवर आया और आप तुरंत क्रोसिन ले लेते हैं। वो बिल्कुल मत करिए। जो फीवर मैकेनिज्म है वो हमारी शरीर की एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि जब कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारी बॉडी उसको फीवर के माध्यम से रिस्पॉन्स करती है, और आप क्रोसिन लेके उस डिफेंस मैकेनिज्म को दबा दे रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें। सबसे पहले फीवर आया तो आप भोजन मत करिए। लंघन जो है वो आयुर्वेद में फीवर के लिए सबसे पहली चिकित्सा बताइए। सिर्फ गर्म पानी पीजिए कम से कम 1 दिन, और आयुर्वेद में जो दवाइयां बताई है वो लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे इसी नंबर पे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप डालिए, ताकि हम लोग आपको कुछ भी हेल्प कर सके। और ये कंसल्टेशन सारे फ्री हैं, इनमें कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, आप फ्री हैं कांटेक्ट करने के लिए। तो सबसे नाड़ी शोधन का अभ्यास रुकना नहीं चाहिए। दूसरा, जो थकान बहुत ज्यादा हो रही है पेशेंट्स को, तो उसमें आप ये ना सोचे कि मुझे थकान हो रही है तो मैं ज्यादा से ज्यादा दूध पीऊं, फ्रूट्स खाऊं ताकि थकान कम हो। वो आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको और स्लो डाउन करेगी। तो इसलिए थकान के लिए आप दूध वगैरह ये सारी चीजें ना लें। थकान जैसे जैसे फीवर जाएगा अपने आप चली जाएगी। कफवर्धक आहार है, ये सारी चीजें नहीं लेनी है हमें। और जो बॉडी एक हो रहा है तो वो भी बिकॉज ऑफ फीवर है, तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चला जाएगा। तो उसके लिए आपको कोई क्रोसिन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा आयुर्वेद में हुआ है और ऐसे पेशेंट ठीक भी हुए हैं। और ऐसी कोई भी समस्या रहे तो आप स्टीमिंग करिए। स्टीमिंग तो वैसे भी हमें करनी है। और नस चिकित्सा में इसके बाद में आपको बताऊंगी, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद नस से सारे लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए दूसरा ब्रीदिंग करेंगे। वज्रासन में आइए। वज्रासन या पद्मासन या सिद्धासन। अगर वज्रासन लगाने में दिक्कत है तो सिद्धासन भी चलेगा। पूजा आप भी करोगे। दोनों हाथों को घुटने पे रखा, श्वास ली और ब्लो आउट करेंगे। इसमें हमें पूरा झुकना नहीं है, ऐसे करके झुकना नहीं है। इसमें हमें थोड़ा से अपने लेंस को स्लोपिंग करना है ऐसे करके, ताकि जो ट्रेकिया में म्यूकस है, जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जो फोर्सफुली ब्लो आउट कर रहे हैं, वो बाहर निकले इस तरह से। और एब्डोमेन पे प्रेशर नहीं बनाना है। वापस डीप ब्रीथ, लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथिंग, ब्रीथ करते जाएंगे, डीप ब्रीथ। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी कैसे करना है? उज्जयी के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। इनिशियली मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी ट्रैकिया को, थायराइड ग्लैंड को, इन सबको स्टिमुलेट करेगा। देखिए क्या करना है, पहले एक बार समझ लीजिए। श्वास ली और अपनी चिन को आपको यहां खींच के लाना है, ठीक है? और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। जब आप श्वास लोगे और श्वास छोड़ोगे तो ऐसा लगेगा आपको कि जब बॉटल में से किसी सकरी जगह से एयर निकलती है तो कैसी आवाज होती है, एक बार देखें।
इस तरह से करना है, प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आ जाएगा। कोशिश करते जाइए। वापस आएंगे। ये सारे प्राणायाम हम हर तरीके से अपनी ट्रैकिया को, जहां से श्वास हमारी जाती है, श्वास नलिका को हर एंगल से हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, ताकि वहां पे जमा हुआ जो कफ है, अधिकतर वायरस बैक्टीरिया हमारे पास किसके थ्रू जाते हैं, नोज से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए लंग्स तक पहुंचते हैं। तो हमारा जो गार्ड है ना, सिक्योरिटी गार्ड, ये है। तो हमें इसको ही इतना स्ट्रांग बनाना ताकि आगे चल के कोई पहुंच ही नहीं पाए। अगर गेट पे ही कोई रोक देगा गार्ड, तो फिर अंदर कोई जा नहीं पाएगा ना। इसलिए अब हम एक और करेंगे। अब आप लोग खड़े हो जाइए। पूजा ये नहीं करेंगे, नाड़ी शोधन करो। श्वास के साथ दोनों हाथ ऊपर लेंगे और आपको ब्रीथ आउट मुंह से करनी है। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीथ, आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, पैरों में गैप रखिए, पैरों को नीचे टिका के रखिए। और जब दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे तो राइट ब्रीथ आउट, लेफ्ट ब्रीथ आउट। नाक से ब्रीथ करनी, मुंह बंद रहेगा, फोर्सफुली। घुटने सीधे, जमा के रखिए पैरों को। ये एक्शन करने से, ब्रीथ आउट करने से नाक से बहुत ज्यादा म्यूकस निकलता है। करते जाइए। यस, फुल एनर्जी दिखनी चाहिए आपकी। ब्रीथ आउट, बहुत अच्छे। धीरे से वापस, रिलैक्स, डीप ब्रीथ, बैठ जाएंगे। डीप डीप ब्रीदिंग। म्यूकस निकल रहा है ना नाक से, ऑब्स्ट्रक्शन दूर हो रहा है, लग रहा है आप लोगों को? नाक खुल रही है, जिनकी नाक बंद रहती है थंब अप करिए। यस, वेरी गुड। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन का, प्राणायाम का अभ्यास। अब मैं आपको एक आयुर्वेदिक प्रोसीजर बता रही हूँ, वो आप घर पे ही करेंगे। अभी नाड़ी शोधन करते जाइए। नाड़ी शोधन का अभ्यास रुकना नहीं चाहिए, बातें कानों से सुननी है, नाक से अपनी ब्रीदिंग करती जानी। देखिए, इसमें आपको मैं नस्य के बारे में बता रही हूँ। आयुर्वेद में नस्य एक पंचकर्म है, जिसमें हमें नाक से अबव क्लेविकल जितनी भी डिसीजेज हैं उन पे बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो अभी जो हमारा प्रोस्पेक्टिव है वो है ना, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अधिकतर क्या हो रहा है कि जो हमारी नेजल म्यूकोसा है
वो इरिटेट हो रही है और उसकी वजह से ज्यादा म्यूकस सिक्रीशन बढ़ रहा है हमारा और नाक बंद हो रही है। तो ये प्रोसीजर आप घर पे भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले अभ्यंग करनी है, मतलब कोई भी तिल का तेल या जो भी तेल आपके पास अवेलेबल है उससे फेस की अच्छे से मसाज करिए, कानों की करिए, गले की करिए और नाक की करिए पूरी। ये जो हमारे साइनसेस है ये अधिकतर बंद रहते, प्रतीक आप भी समझ लो, ये पूरे यहाँ तक हम मसाज करेंगे बहुत अच्छे से 10 से 15 मिनट। और फिर हम स्टीम लेंगे, सेंधा नमक पानी में डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। वैसे तो इसमें बहुत सारे काढ़े रहते हैं स्टीम के लिए, लेकिन अभी आप लोग घर पे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और टॉवेल ढक के स्टीम लीजिए और उसके बाद जब अच्छी स्टीम हो जाए आपकी, आपको लगेगा मेरी नाक खुल गई है, तो उसमें आपको नेजल ड्रॉप्स डालनी है। नेजल ड्रॉप्स आपके पास अवेलेबल हो, जिसमें अणु तेल है, षडबिंदु तेल है, पंचेंद्रिय वर्धन तेल है, ये मिल जाए तो ठीक है। जो लोग इंदौर के लोग हैं, मैं खुद एक ऑयल बनाती हूँ नस के लिए, वो भी ले सकते हो। अगर अवेलेबल नहीं है तो जो मैंने नाम बताए हैं वो ऑयल 4 ड्रॉप इस नाक में डालनी है लेट के, और 4 ड्रॉप इस नाक में डालनी, और 10 मिनट तक लेटे रहना है। और मुंह में जितना भी आपके कफ आएगा ये पूरा उसको स्पिट आउट करना है। साइनोसाइटिस, माइग्रेन और अभी जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद गार्गलिंग करिए ताकि ट्रैक में हमारे गले में जो दवाई चिपक गई है वो सारी बाहर निकले। तो अगर आपको नाक बंद लग रही है, ऐसा लग रहा है ऑब्स्ट्रक्शन है, गला पकड़ रहा है, नस से जरूर ट्राई करिए। नस आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और कुछ नहीं है, किसी को अगर कफ नहीं है और नेजल ड्राइनेस हो रही है तो वो सिर्फ नाक में ये जो प्रोसीजर करेगा उसमें ऑयल ना डाल के नाक में गाय के घी की 2-2 बूंद डाल के, अगर ड्राइनेस है तो। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो मैंने मेडिकेटेड ऑयल बताया वही डालेंगे, ठीक है। ये दिन में बस एक बार करना है, और एक बार करेंगे तो 4-5 दिन रोज करिए। और जितना भी बलगम बाहर आएगा उसको स्पिट आउट करना है, अंदर नहीं लेना है, क्योंकि जब हम कफ अंदर लेते तो जठराग्नि मांद फिर से हो जाता। ठीक है, नाड़ी शोधन करते जाइए सभी लोग। अब हम 3 बार भ्रामरी करेंगे, ठीक है। कमर सीधी, आंखें बंद, 3 उंगलियां हमारी आंखों पे, अंगूठे से कान बंद। मां का गुंजन करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। डॉक्टर चेतन आपसे बात करेंगे। आप लोग अभी सारी ब्रीदिंग 1, 2, 3, 4 और 5 करते जाएंगे। ब्रीदिंग बंद करते जाइए। नमस्कार, अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेजल ब्रीदिंग के बारे में। जैसा अभी डॉक्टर ज्योति ने बताया आयुर्वेद और पंचकर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ही मैं मॉडर्न मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ जो रिसर्चेस नहीं आई है। बेसिकली कनेक्शन ऐसा हो रहा है कि आयुर्वेद और योगा में ये सारी चीजें बताई गई हैं और मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स है उनकी वजह से ये एविडेंस बेस्ड हो रहा है। तो दोनों मिला के हम बहुत अच्छे से एविडेंस बेस्ड चीजें रख पाएंगे। तो नेजल ब्रीदिंग की बात हुई है, तो नेजल ब्रीदिंग जो है वो हमारा नॉर्मल पैटर्न है। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो एब्गार स्कोर उसका लिया जाता है।
अब जब एब्गार स्कोर होता है तो उसमें सबसे पहले बच्चे की क्राई और ब्रीदिंग देखी जाती है, बच्चे ने सांस ली कि नहीं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है हम करते हैं वो ब्रीदिंग है, ठीक है, और वो होती है नाक से। तो नाक से ब्रीदिंग पेटेंसी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके लिए जो नेजल ब्लॉकेज है उसके बारे में डॉक्टर ज्योति ने नस्य एक आपको बताया है, जो कि पंचकर्म आयुर्वेदा है। और अब हम बात करते हैं कि नाक से सांस लेने के क्या फायदे हैं। नाक से जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले जो एयर है वो फिल्टर होती है, हमारे साइनसेस है, यहाँ पे हमारा मैक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल साइनस है और इथमोइडल साइनस है। ये साइनस एक तरीके से हमारे लिए एयर रिजर्वायर का काम करते हैं। एयर रिजर्वायर एयर फिल्टर का काम करती है, हमारी जो भी हवा है उसमें ह्यूमिडिटी बना के रखते हैं, टेम्परेचर उसका मेंटेन कर देते हैं। जो म्यूकस है वो गंदगी और जो डस्ट पार्टिकल, वायरस और जो भी तमाम पार्टिकल्स हवा में है उनको वो चिपक जाते हैं उनसे, और ये उसको फिल्टर करके फिर आगे हमारा एयरवे में, लोअर एयरवेज में पहुंचाती है। अब जब हम नेजल ब्रीथ करते हैं तो एक गैस बनती है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में भी काफी बातें हो रही हैं और इसके ऊपर रिसर्चेस भी आई हैं। कई बार आपने सुना होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड के नेजल ड्रॉप्स और स्प्रेज भी अब इस कोरोना की लड़ाई में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है? नाइट्रिक ऑक्साइड नेचुरली हमारी नेजल ब्रीथिंग जो प्रोसेस होती है उस टाइम पे बनती है हमारे साइनसेस के अंदर। तो जब हम नेजल ब्रीथ करेंगे तो ये नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी में बनती रहेगी, हमारी श्वास में मिलती रहेगी। अब नाइट्रिक ऑक्साइड करती क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है वेसोडायलेटर है। ये क्या करेगी? जब एल्वुलाई में इसका अच्छा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो ये एल्वुलाई को खोलेगी, वहां पे ब्लड अच्छे से प्रोफ्यूज होगा और गैसियस एक्सचेंज अच्छे से होगी, और डायलेशन होने के कारण हमारे एयरवेज को भी ये खोल के रखेगी, सुकड़ के नहीं रखेगी, ठीक है। जो भी कफ वगैरह रहेगा उससे मेंटेन मतलब कम होता जाएगा। तो एक तो ये फायदा है, तो हम नेचुरली अपने आप से नाइट्रिक ऑक्साइड बना सकते हैं। दूसरी बात मैडम ने जो बताई कि इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स, तो थकान जो हो रही है मेनली बेसिकली जैसे जैसे ब्रीदिंग हमारी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है, तो हमारी बॉडी थकान महसूस करती। तो ये एक बहुत इनिशियल साइन है। इसमें पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करें। ब्रीदिंग जो क्लास में सिखाई जा रही है वो आप बताएं, शेयर करें, और इस तरह से सैचुरेशन लेवल को आप शुरू से ही मॉनिटर करें। दो ही खेल हैं इस पूरी कोरोना की लड़ाई में जो समझ में आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सैचुरेशन हमारा मेंटेन हो जाए, तीसरा है हमारा फीवर कंट्रोल, क्योंकि दोनों ही चीज हमारी बॉडी के लिए बड़ी घातक है। सैचुरेशन डाउन हुआ तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि वॉश आउट नहीं होते और हमें थकान और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स, या पोस्ट जब हम ठीक भी हो जाएंगे इस प्रॉब्लम से तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत रहेंगे, जैसे लंग फाइब्रोसिस हो गई, जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स आना है, और जितनी भी बातें हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लो ऑक्सीजन सैचुरेशन की सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं, और ये हमें लंबे समय तक परेशान करेंगे या कई बार ये परमानेंट डैमेज भी हमें करेंगे। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन नहीं होने देना है, उसके लिए नेजल ब्रीदिंग पेटेंट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैडम ने नस्य का आपको प्रावधान बताया, स्टीम का प्रावधान बताया, ये सारी चीजें आपने करके। एक और लास्ट चीज जो हम क्लास खत्म होने के पहले मैं बताना चाह रहा हूँ, हमिंग, है ना। बड़ा मॉडर्न मेडिसिन में हमिंग के बारे में बड़ी बात हो रही है, जैसे भौरे हमिंग कर देना, जैसे अभी हमने किया था, जैसे तो ये हमिंग सिंपल भाषा में भ्रामरी प्राणायाम है, ठीक है। तो चीजें दो तरीके से परोसी जा रही है, या तो हम पुरानी एंशिएंट चीजों को रिडिबस डिस्कवर करें या नई एविडेंस बेस्ड साइंस से लेके आए। तो जो हमिंग है वो सिंपल भ्रामरी है। जब हम हमिंग करते हैं तो हमारी जो ब्रीथ है वो साइनसेस के अंदर और अपर और रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर वाइब्रेट करती है। एक बार जैसे आपने अभी करी थी, वापस से एक बार हमिंग या हम भ्रामरी करें, फिर मैं आगे की डिस्कशन लूंगा। भ्रामरी का एक बार प्रैक्टिस करें अपन। कान भी बंद कर लेंगे, आंखें भी बंद, और ऐसे तो जब आपने अभी हमिंग ये भ्रामरी करी है तो आपने रियलाइज करा है कि आप बाहर की पूरी सभी सराउंडिंग साउंड से अलग थे, और अंदर ही अंदर आपने अपने आप को महसूस किया। आपको महसूस हुआ कि हमारे साइनसेस में, फ्रंटल साइनस में और हेड एंड नेक एरिया में
वाइब्रेशंस फील करें। ब्रीदिंग चलती रहनी चाहिए, नाड़ी खुद। अब जो ये वाइब्रेशन है ये भी हमारी मसल्स को टोन करेंगे। एयरवेज जो है हमारा जो है ये सारी चीजें मसल्स के आसपास है। आगे हम टंग के बारे में भी बात करेंगे, बट जब हम ये भ्रामरी करते हैं तो हमारी नेक की और जो जॉ की मसल से ये टोन होती है, और ये मसल जब टोन होंगी तो हमारा एयरवेज है वो अपने वॉल्यूम में मैक्सिमम खुला रहेगा। एक पाइप है जिसके आसपास बहुत सारी मसल्स है, अगर वो फ्लैसिड रहेंगी, उनमें अगर ताकत नहीं रहेगी तो हमारा एयरवेज कोलैप्स हो जाता है। सिंपल सी बात है, जिन लोगों को खराटे आते हैं उनकी जुबान पीछे गिर जाती है गले में, है ना, और वो कई बार नींद से जग भी जाते हैं। एरोजोल्स होते हैं जिसको स्लीप एपनियाज बोलते हैं। तो इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन भ्रामरी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। दूसरा सिंपल सा, अगर कोई व्यक्ति गाना गुनगुनाने की आदत है किसी को, है ना, जैसे कुछ न कुछ गुनगुनाने की आदत है, तो ये आदत जरूर डाल लीजिए। अगर जिसकी नहीं है उसको डाल लीजिए, तो ये भी एक तरीके का छोटा मोटा भ्रामरी ही हो जाएगा। तो कोई भी गाना आपका आप अपने मोबाइल में या कोई भी आपके पास जो डिवाइस है उस पर आप चलाइए अपनी पसंद का, और उसके साथ साथ आप उसको गुनगुनाइए। गाना नहीं, आपने गुनगुनाना है उसे, है ना, कोई भी गाना हो। तो ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल साइनसिस में और आपके जो ब्रीद इन कर रहे हैं उसमें अच्छा बना रहेगा। ये नेचुरल तरीके से अपर एयरवेज को खोल के रखेगा और बहुत अच्छे से हम लोगों को हेल्प करेगा। नस्य बिल्कुल करना है। सब चीजें कहीं ना कहीं एंशिएंट आयुर्वेदिक मेडिसिन से जाके कोरिलेट हो रही है। मैं एक मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिशनर हूँ, मैं एयरवेज में काम करता हूँ डॉक्टर ज्योति के साथ, तो ये बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाया हूँ चीजों को, और उसी लिए मैं आपसे ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमिंग करनी है, भ्रामरी करनी है, गुनगुनाना है, नस्य करना है, स्टीम करना है, ये सारी चीजें हमारे लिए लाभदायक। और ब्रीदिंग करते रहिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू ज्योति, थैंक यू। नमस्ते मैम। सर ब्राह्मणी में सांस लेना है अंदर, हाँ, ब्रीदिंग लेके ऐसा ठीक है ना? हाँ, सब कुछ आपकी आवाजें बाहर की सब बंद हो जानी चाहिए, सिर्फ आपको अंदर की ही अपने वाइब्रेशन सुनाई देने चाहिए। दैट इज द गुड टेक्निक। और जो पॉइंट्स हैं